मुझे नहीं लग रहा मैं राइड कर पाऊंगा। ये पता नहीं ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये पूरा फूल गया है, ये बीच में डंक दिख रहा होगा। कल के बाद से मुझे कुछ देर के लिए हेलमेट उतारने में भी डर लगता है। वैसे पहाड़ों को देखते देखते मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने थ्रोटल दबाया और मैं पता नहीं कब और कैसे मैं जोजिला पास पहुंच गया। मिलेगा तो लेकर आऊंगा है। आजा, मैं दिखाता हूँ। एक इंसान दिख जाता तो मुझे समझ आया था कि मनमन टॉप का जो एक्चुअल जो स्पॉट है, मान लो व्यू पॉइंट जो भी है, वो कहाँ पे होता है। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ द्रास। फिलहाल मैं हूँ श्रीनगर में और यहाँ से द्रास कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्तों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने इस हेलमेट को साफ़ नहीं किया। हेलमेट क्या होता है ना, सबसे मैं तो देखो घर में होता हूँ तो मैं इसके जो अंदर के जो ये पैडिंग वगैरह होते हैं ये तो खोल सकते हैं, इन सबको मैं खोल के मैं धो देता हूँ। लेकिन ऐसे राइड के दौरान में इनको खोल के धोना पॉसिबल नहीं होता है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इसको ऐसे करके पूरे अच्छे तरीके से इसको ऐसे अंदर से भी आराम से ऐसे कर दो, कोई इशू नहीं है। और ऐसा करने के बाद कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो। कुछ देर होने के बाद फिर तुम नॉर्मली ऐसा कोई भी एक कपड़ा लेकर तुम इसको ऐसे करके तुम मोच दो, और ये भी है पहनने लायक रेडी है। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत जल्दी कीचड़ घुस जाता है और आवाज़ करने लगता है और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, इसलिए मैं इस टॉप बॉक्स के चार कॉर्नर में मैं चार चीज़ रखता हूँ जो कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है और ईज़िली मैं इसको निकाल पाऊँ। जैसे ये हो गया मेरा टायर इन्फ्लेटर हो गया, ये एंटी फॉग हो गया मेरा, और ये हेलमेट क्लीन है। हालांकि इसका इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। और ये तो चेन ल्यूब हो गया, मतलब गियर ऑयल है, इसको मैं एज ए चेन ल्यूब यूज़ करता हूँ। तो इन चारों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये मैं इजीली निकाल पाऊँ अगर मुझे बहुत जल्दी निकालने की ज़रूरत पड़े तो। यहाँ से द्रास पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे और ब्रेक को इंक्लूड करूँ तो 4 से 5 घंटे। एक चीज़ अच्छा था यहाँ पे कि मैं दल लेक के एकदम पास में रुका था और जाते वक्त भी दल लेक को देख पाऊंगा यही मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा इंतज़ार तो कुछ और ही कर रहा था। मैं बस निकला और मुझे भाई मधुमक्खी या किसने काट लिया यहाँ पे, मुझे नहीं पता कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बस यहाँ पे आके रुका था और इतना ज़ोर से काटा मैंने, ये सब कुछ हेलमेट जैसे तैसे खोला, कैमरा मैंने बस हाथ में लिया, बलाक्लावा के अंदर घुस गया था वो और इधर गले में काट लिया। ये एक्शन कैमरे से दिखेगा नहीं, यहाँ पे काटा है और अभी पता नहीं चलेगा, कुछ देर बाद जब फूल जाएगा तब दिखने लगेगा। इस हादसे के बाद मुझे लगा कि मैं दर्द झेल लूंगा, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ा, पर मुझे तुरंत ही रुकना पड़ा क्योंकि ये दर्द और इचिंग झेलने लायक ही नहीं था। भाई पता नहीं किसने काटा, मेरा पूरा बॉडी शेक कर रहा है। ये पता नहीं ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये पूरा फूल गया है, ये बीच में डंक दिख रहा होगा, यहाँ से मेरे नस वगैरह पूरा निकल गया है। मुझे नहीं लग रहा मैं राइड कर पाऊँगा 3.5 घंटा भी। सबसे पहले मुझे होटल में वापस जाना होगा। होटल 2.8 किलोमीटर है मेरे से, उतना तक ही चलाने में दिक्कत हो रहा है मुझे भाई। मेरे चेहरे का हाल कुछ ऐसा है, ये मेरे हाथ का कंडीशन है, एक कीड़े ने काटा गले में और ये हो गया। मुझे नहीं पता भाई क्या हो रही है मेरे को। पहले मुझे लगा मेरे चेहरे में और हाथ में डंक का असर हुआ, लेकिन फिर पता चला ये तो पूरे शरीर में फैल गया। होम स्टे के आंटी ने मेरा हाल देखा और मुझे फार्मेसी में ले गए, वहाँ इंजेक्शन लगा मुझे, लेकिन वापस आने के बाद ब्रीदिंग इशू होने लगा तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में 2-3 घंटे बैठा रहा तब तक जब तक मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हुआ, और उसके बाद मैं वापस अपने रूम पे आया। मैं ज़्यादा कुछ लाया नहीं हूँ, ये रियल जूस लाया हूँ मैं, ये 3 पीऊँगा और दाल चावल में या तो मैं नीचे बोलूँगा, बाहर जाने के तो हालत में नहीं हूँ मैं, या तो मैं नीचे बोलूँगा या तो मैं ऑर्डर करूँगा। फ़िलहाल इंजेक्शन 2 लगवाया, लगाने के बाद अभी कंडीशन सही है, मतलब हल्का हल्का है, वो दिखेंगे भी नहीं कैमरे में, लेकिन वो अभी पूरा ठीक है। अभी बस बुखार लग रहा है और बस मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है। चेहरा वगैरह पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब स्वेल हो गया है पूरा एकदम, एनर्जी नहीं है शरीर में, पता नहीं क्यों। मैंने ऐसा कुछ कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। ये जो जगह है यहाँ पे काटा है, अभी इसको टच करने में भी दर्द हो रहा है, पूरा गला दर्द है, तो मैं बहुत ज़ोर से बात नहीं कर पाऊँगा। जब मैं मतलब घर से निकला था तब उसके अगले दिन मेरा टायर पंक्चर हो गया था, सेम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। ऐसे फिजिकल पेन तो नहीं हो रहा था, ठीक है, बस थकान हो रहा था और तो कुछ खास नहीं। जैसे आज मैं द्रास में जाने का प्लान कर रहा था, उसके पहले दिन ही ये मेरे साथ ये हो गया। अब इसको मैं नेगेटिव तरीके से भी ले सकता हूँ और पॉजिटिव तरीके से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूँगा पॉजिटिव तरीके से। आज यहाँ पे काटा, लेकिन अच्छा है ना, घर के मतलब होम स्टे के पास में कटा होगा। और अगर भाई ये अगर मुझे ऑन दी वे जैसे
100 किलोमीटर या फिर लेफ्ट में 100 किलोमीटर कुछ नहीं है, इस तरफ 100, मैं तो बोलूँ 20 किलोमीटर में भी अगर होता तो मुझे नहीं पता आज मेरा क्या होता। मैंने वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया, फिर भी मेरे से जितना क्लिप हुआ मैंने वो लेने का ट्राई किया, लेकिन बहुत मुश्किल था। लेकिन जो भी, आज का दिन मुझे रेस्ट करना होगा और इसी से ही मैं कल का वीडियो मतलब कंटिन्यू करूँगा लॉन्ग वीडियो वाले फॉर्मेट में। आज भी मेरा एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 4-5 घंटा बाइक चलाने के लिए काफ़ी है। और आज मैं अपने इस राइड के पहले पास को कवर करते हुए, मतलब जोजिला पास को कवर करते हुए जाऊंगा, जिसका मतलब मैंने इतने सारे रील्स देखे कि रास्ते बहुत खराब है और बहुत डरावने हैं। चाय कितने की है? एक कप दोनों। रोज साइड है तो कल के कीड़े के काटने के बाद मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी निकल गया, क्योंकि मुझे कल प्रॉपर रेस्ट भी मिल गया था और मेरा अभी तबीयत भी ठीक है। तो ये जो केबल है डिजिटेक का जो आता है टाइप सी टू टाइप सी, वो कल जो जब कीड़े ने काटा था तब वो नीचे गिर गया था, मतलब मैंने नीचे फेंक दिया था, तो उसके कारण ये जो केबल है वो कुछ ख़राब हो गया, शायद वो कनेक्ट नहीं हो रहा अच्छे से, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। और ये जो केबल है इधर शायद दिखेगा, ये DJI का ही केबल है, मतलब जो कैमरे के साथ आया। तो इससे अभी मैं जो ट्रांसमीटर है, सॉरी जो रिसीवर है, उस पर कनेक्ट किया मैंने, और इसको मैंने दूसरे एंड को मैंने एक्शन कैमरा में कनेक्ट किया, तो अभी वो काम चल जा रहा है। मुझे अभी और 3 दिन तक दवाई लेना है और दवाई से दर्द में रिलीफ मिलता है, लेकिन मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि इससे नींद का तो थोड़ा बहुत इशू रहता है। खैर, द्रास सेकंड कोल्डेस्ट विलेज है वर्ल्ड का, लेकिन अभी फिलहाल गर्मी है तो वहाँ पे शायद इतनी ठंड नहीं होगी। 1980 के समय का मैंने एक जोजिला पास का वीडियो देख रहा था, और हाँ, वो वीडियो में रास्ते जो थे वो डरावने थे, और सिर्फ जोजिला पास को लेकर ही नहीं, लद्दाख को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। मतलब किसी किसी ने वीडियो में इतना डरा रखा है लोगों को कि लद्दाख का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, और किसी किसी के हिसाब से लद्दाख में लोगों को आंख बंद करके चलाना चाहिए, मतलब लद्दाख बहुत ईजी है। अब सारे कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, खुद से उस जगह चले जाओ और एक्सप्लोर करो। एक और चीज, अगर मुझे लद्दाख टफ लगा तो मैं बोलूंगा हाँ भाई टफ है, और अगर इजी तो वो भी मैं बता दूंगा। जैसे अभी तक के रास्ते के हिसाब से मैं तुम्हें अगर मैं बताऊं तो रास्ते एकदम बढ़िया है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से द्रास पहुंचने में 2.5 घंटे लगेंगे और 95 किलोमीटर अब भी दूर है। टाइम हो रहा है 10:30 और मैं पहुंच जाऊंगा 1 बजे तक, मान के चलो 2 बजे तक। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, रास्ते जो है ना इतने अच्छे होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी उस साइड तो खराब होगा, लेकिन एक चीज़ देखो, मेरा जो ये पानी का बोतल है वो ना चाय पीने के बाद मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। मैं इसको किसी के नीचे ऐसा मैंने बंजी के नीचे मैंने डाला नहीं था, लेकिन रास्ते इतने बढ़िया है कि ये गिरा भी नहीं, ये इसी जगह में था। तो रास्ते का मतलब रास्तों का कंडीशन कुछ ऐसा है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे जम्मू के रास्ते ऐसे होंगे या फिर श्रीनगर के रास्ते ऐसे होंगे। बहुत ही बढ़िया रास्ता है। कल के बाद से मुझे कुछ देर के लिए हेलमेट उतारने में भी डर लगता है। तुम ऐसे सिचुएशन में बहुत बार आ सकते हो जहाँ पे सामने एक ट्रक होता है और पीछे कोई दूसरी गाड़ी, और वो तुम्हें हॉर्न मार मार के इनडायरेक्टली फोर्स करेगा कि तुम ओवरटेक करो। लेकिन जब रास्ते इतने छोटे होते हैं तब बेहतर होता है तुम साइड हो जाओ और उसे ही ओवरटेक करने दो। मैं ओवरटेक कर रहा हूँ क्योंकि सामने का रास्ता मुझे क्लियरली विजिबल है। इस साइड के जितने भी बस है उनके पीछे काफी इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है, जैसे इफ आई एम ड्राइविंग फास्ट प्लीज कॉन्टेक्ट दिस नंबर। मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है, मतलब क्या रास्ते है भाई, मजा आ रहा है। और हाँ, ये अगर जेसीबी की मैं बात करूँ तो मुझे इनसे डर लगता है, क्योंकि ये संकेत देते हैं सामने या पीछे कुछ हुआ है और मैं सही करने जा रहा हूँ। टूट गया क्या? नहीं सर, ये बस लगाना है इसलिए रुका हूँ। आसान से हो गया? यस सर, आसाम से सर, सिलचर से, डिस्ट्रिक्ट काछाड़। कहाँ तक चलेगा? सर अभी लद्दाख में हूँ सर, 1 महीना तक, दो महीने के लिए टोटल हूँ मैं, फिर मनाली होते हुए घर जाऊँगा सर। अभी कौन से रूट से आया? सर अभी तो जम्मू होके आया हूँ सर। आसाम से बिहार? सर आसाम से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, उसके बाद दिल्ली से सर, दिल्ली से सीधा जम्मू आ गया। अच्छा, पंजाब होते? यस सर, पंजाब हरियाणा ये सब होते हुए जम्मू आ गया सर। अकेले हो के साथ हो गए? नहीं सर, अकेला हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। फ़िलहाल मैं हूँ सोनमर्ग टनल के सामने, और अभी शायद एक साइड को छोड़ते हैं फिर शायद दूसरे साइड को अभी हमें छोड़ा जाएगा और उस तरफ से बंद किया जाएगा। 3% चार्ज है इसलिए एक रिस्क ले रहा हूँ। इधर बीच में ही मैं इसको चेन खोल के लगा रहा हूँ।
थैंक यू सर। वैसे ये सोनमार्ग टनल बहुत खास है, मतलब ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये एक रास्ता है दो दुनियाओं के बीच का। इस टनल में सब कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें, जैसे इमरजेंसी लेबाइस, वेंटिलेशन शैफ्ट, सीसीटीवी, फायर डिटेक्शन सिस्टम। और हाँ, इस टनल के बनने से पहले स्नो की वजह से सोनमार्ग तक जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब इस टनल के बाद सोनमार्ग 12 महीने खुला रहेगा। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे जगह में आऊंगा जैसे श्रीनगर, सोनमार्ग, द्रास या फिर लद्दाख, लेकिन आज मैं अपने बाइक में यहाँ आया हूँ, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहा हूँ। और हाँ, हालांकि आने वाले समय का तो नहीं पता, पर फिलहाल मैं अपनी जिंदगी 100% जी रहा हूँ। वैसे मैं सोनमार्ग पहुंच गया और यहाँ पे स्टे करने का मन था, लेकिन लद्दाख के उन बंजर पहाड़ों को मुझे देखना है और मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए अपने मन को काबू किया और द्रास ही जाना है, यही डिसाइड किया। चाय एक कितना 20 रुपये दे दो एक। आसाम से। आसाम 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 जी। नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि पहचानते नहीं है, बहुत लोग हैं, बोलते हैं इंडिया में है, ऐसा पूछते हैं। यहाँ पे चाय पिया, सबसे बात किया और कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, और मुझे पता चला कि सामने जाने के बाद सिम कार्ड मिलना मुश्किल है, इसलिए एक और भाई से कंफर्म करने का सोचा। मेरे पास तो पोस्ट पेड है वैसे, एयरटेल का। पोस्ट पेड तो चलेगा ना? एयरटेल का चल रहा है पोस्ट पेड, एयरटेल का चल रहा है, एक जियो का पोस्ट पेड चाहिए था। सोनमार्ग में मिल जाएगा, आगे नहीं मिलेगा। मैं मेन मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वापस आ गया और सिम कार्ड ढूंढने लगा। अब इसका रीज़न ये है कि मुझे ये सब कुछ याद रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा सिम कार्ड कहाँ पे चलेगा, जैसे एयरटेल का पोस्टपेड कहाँ पे चलेगा, जियो का पोस्टपेड कहाँ पे चलेगा और बीएसएनएल का पोस्टपेड चलेगा। अगर मेरे पास तीनों सिम कार्ड है तो मतलब मैं एकदम फ्री माइंडेड होकर कहीं पर भी जा सकता हूँ और वहाँ पर आराम से रह सकता हूँ। सिम कार्ड यहाँ पे तो मिल जाएगा भाई। भैया जियो का सिम कार्ड है? तो अभी सिम कार्ड का झमेला ख़त्म हो गया, एक्टिवेट होने में 1 घंटा लगेगा बोला। अगर नहीं होता है तो उनका नंबर है मेरे पास, मैं उनको कॉल कर दूंगा। सर इधर डाल दूं, इधर डाल दूं? गाड़ी निकलना है, गाड़ी। अच्छा सर। यहाँ पे कुछ तो हो रहा था पर मुझे समझ नहीं आया, और कम से कम 30 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे आखिरकार जाने दिया। लेकिन अभी वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सब गाड़ी यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि सामने ना कुछ वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, तो वो ख़त्म होने के बाद ही यहाँ से पास हो सकते हैं। अगर मैं सिम कार्ड पहले ही ले लेता तो मैं ये रास्ता मैं पहले ही क्रॉस कर लेता और शायद अभी तक तो मैं द्रास में पहुँच चुका होता। मैंने जो रील्स देखा था वो इतना बकवास और फेक था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये सब रास्तों को तुम ख़राब नहीं कह सकते, और अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा है और अल्टीट्यूड ज़्यादा होने के कारण रास्तों को ख़राब बोलते हो तो अब मैं तुम्हें क्या ही एक्सप्लेन करूँ। अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और मैं एक मौका देख के मैं यहाँ पे रुका हूँ। ऐसा मौका देख के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जगह जगह में आर्मी ऑफिसर होते हैं, तो वो कहीं पे भी आपको बाइक रोकने नहीं देते, मतलब वो भी सही है ना, मतलब कहाँ पे रुकोगे बेकार में। तो इसके कारण मैं अभी एक जगह देख के रुका हूँ, ये टर्निंग सामने है, ये टर्निंग पीछे है, तो इसके कारण मैं यहाँ पे रुक पा रहा हूँ। और भाई ये नंगा पहाड़ देखो, मैं मोबाइल पे शिफ्ट करता हूँ जल्दी से और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं कि मैंने पहाड़ नहीं देखे, लेकिन पता नहीं इन पहाड़ों के और देख के कुछ और ही फील आ रहा है। मतलब अभी तो मैं मैप नहीं दिखा पाऊँगा, मैं अपने घर अगर दिखाऊँ मेरा घर कितना दूर है और मैं अभी हूँ कहाँ पे, तो शायद तुम्हें भी वो तुम शायद तुम खुद भी रिलेट कर पाओगे। तो अभी मैं जब इन नंगे नंगे पहाड़ों को देख रहा था, ऐसे धूल में मतलब लिपटे हुए सड़कों को देख रहा था, मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि आज से जो 10 साल 15 साल पहले इस जगह में आए होंगे उनको कितनी मुश्किल हुई होगी, मतलब यहाँ पे बाइक चलाने में, क्योंकि उस वक्त सड़कें वगैरह ऐसे नहीं रहे होंगे। और आज से तो 4-5 साल बाद मतलब और भी सड़क अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें शायद इस पूरे सर्किट में खराब सड़क मिलेंगे ही नहीं। वैसे पहाड़ों को देखते देखते मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने थ्रोटल दबाया और मैं पता नहीं कब और कैसे मैं जोजिला पास पहुंच गया।
जोजिला पास जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मन पसंदीदा काम किया, मतलब चाय पिया और अपने जोजिला पास पहुंचने की खुशी मनाया। और हाँ, मुझे भेड़ियों जैसे चिल्लाना नहीं आता, मतलब आव आव करना नहीं आता, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं उस स्वभाव का इंसान नहीं हूँ, मैं काफ़ी शांत किस्म का इंसान हूँ, तो मैं अपने अंदाज में ही चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ। अब मुझे इसी बाइक को उमलिंगला पहुँचाना है, मतलब शुरू जोजिला से हुआ है और अभी तो इसको उमलिंगला जाना है। मैं तुम्हें रास्तों को जूम करके दिखाता हूँ कि मैं किन रास्तों से आया हूँ, पर मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ कि इन रास्तों को देख के कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बस नीचे नहीं गिरना है और स्पीड का ध्यान रखना है, बाकी एकदम सेफ है। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग अच्छे रास्तों का भी कैसे बुराई करते हैं या फिर बदनाम करते हैं। भाई कम से कम बिहारों के खातिर ही ये सब बकवास मत क्या करो, वो इतनी मेहनत करते हैं इन रास्तों के ऊपर, और भाई तुम आके अपने एक रील्स या फिर एक वीडियो के जरिए तुम ये कह देते हो कि भाई रास्ते बहुत ही घटिया है। इन जैसे लोगों को महीने में 15 बार कम से कम सिलचर से गुवाहाटी तक के रास्तों में अप डाउन करवाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि असली खराब रास्ते क्या होते हैं। खैर, जोजिला पास में कुछ फोटोज खींचने के बाद द्रास की ओर मैंने अपने सफर को रिज्यूम किया, लेकिन सामने जाने के बाद मैंने एक और बोर्ड देखा, तो मैंने अपने इंट्रोवर्ट वाले कैरेक्टर को ना जाने कैसे मगर दूर किया और एक भाई से फोटो लेने को कहा। भाई एक फोटो ले लोगे? एक फोटो ले लोगे? एक ऐसे उठाना, सेम मैं इधर खड़ा रहूंगा, और एक जब ऐसे उठाओगे थंबनेल बनाना है। हाँ हाँ, थंबनेल के लिए एक फोटो ले लूं। ले दो एक। फ्रेम नहीं, फ्रेम में आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। थोड़ा सा पीछे कर दो, आप रह जाओ, मैं निकल जाऊंगा। एक बार दिखाइए ना। अब वैसे 3 बजने को है और मेरे से मत पूछना कि 3.5 घंटे के सफ़र में मुझे इतना ज़्यादा समय कैसे लग रहा है। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ और जहाँ मन करता है वहाँ रुकता हूँ और आराम से आगे बढ़ता हूँ। ये मुझे रास्ता दिखा रहा है। द्रास जाते वक्त पहला एंट्री हो चुका है हमारा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा, बस पूछा गाड़ी का नंबर, नाम पूछा, कहाँ से आए ये पूछा, ख़त्म। और यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा इन्होंने। तो आगे जाके अगर कहीं पर डॉक्यूमेंट्स का कुछ चेक होगा तो वो मैं बता दूँगा। द्रास से मैं कल या परसों लामायोरू जाऊंगा। लामायोरू में मूनलैंड है और वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है। वहाँ पे चलने से ऐसा लगता है कि तुम चांद में चल रहे हो, मतलब वो जगह का बनावट ऐसा है। और उस जगह को काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, मगर मैं उस जगह को देख के जाऊंगा और फिर मैं आगे शायद कारगिल या फिर लेह में जाऊंगा। तो मैं अपने पहले मंजिल में पहुंच गया, मतलब मैं द्रास में पहुंच गया। हालांकि ये वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट विलेज है, लेकिन इस समय आओगे तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। हो सकता है कि रात में तुम्हें थोड़ा बहुत ठंडी लगे, लेकिन अभी तो भाई ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अभी तो फिलहाल मैं अभी यही से मुझे गर्मी फील होने लगा है। और लेकिन जैसा भी है ठीक है, क्योंकि अगर मैं सोचो इस प्रिपरेशन के साथ सेकंड कोल्डेस्ट विलेज में आता मैं वर्ल्ड का, तो मेरा क्या हाल हो रहा होता। यहाँ पे एक आसाम का होटल दिखा है मेरे को। अभी मैं यहाँ पे मैंने खाना खाया है और मैं जाऊंगा मनमन टॉप। द्रास का एक लोकेशन है, यहाँ से कुछ आधा घंटा दूर है। कैसे हो? बस ठीक है बढ़िया। कहाँ से हो? आसाम से। आसाम सिलचर से। सिलचर से। आप लोग का गेस्ट हाउस है ना ये? इधर आवाज आता है गाड़ी का? नहीं नहीं यहाँ नहीं आएगा। अगर गाड़ी का आवाज आता है तो मुझे लेफ्ट साइड में दे दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ गाड़ी का आवाज नहीं आएगा हमको। तो यहाँ पे मैंने आने के बाद रूम ले लिया है, और ये जो है यहाँ पे एक आसाम के भाई मिले थे, उनसे ये रूम ले लिया। और मैंने यहाँ पे ऊपर से आते वक्त लेकर आऊँगा। रूम तो ठीक ठाक ही है, बॉब होटल से तो अच्छा ही है। तो बाइक अभी हल्का है तो मैं आराम से मनमन टॉप जाता हूँ। और यहाँ पे शाम वैसे भी मतलब रात होता है 8:30, 8 साढ़े 8 बजे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं जल्दी से जाके मनमन टॉप घूम के आता हूँ, बाद में मुझे फिर ये सब एडिट भी करना है। मनमन टॉप, तुमने नाम से ही गेस कर लिया होगा कि चढ़ाई है, और अब कितना चढ़ाई है मुझे नहीं पता, और ऊपर से कैसा नज़ारा दिखेगा वो भी बिल्कुल नहीं पता। ऊपर मिलेगा तो लेकर आऊँगा है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ। रहोगे इधर? हाँ हाँ हम यही गाँव में। मेरे से वैसे कोई कुछ मांगता नहीं है, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि किन्हीं बच्चों ने कुछ बोला है मुझे, तो इसके कारण मैंने सोचा ले लेता हूँ। अगर वो बच्चे यहाँ पे नहीं हुए तो पता नहीं है चॉकलेट कौन खाएगा। कहाँ चले गए? ये लो। और कोई है? ध्यान से आओ। ये लो।
वहाँ पे सूरज है, वो अभी डूब रहा है। और ये रास्ते, इस रास्ते से मैं आया हूँ यहाँ पे, और ये बहुत सुंदर है। मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि मैं कौन से जगह पे मैं रुकूँ, मैं देखूँ, पता नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। गूगल मैप के हिसाब से मनमन टॉप अभी भी ऊपर है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। मैं ऊपर जा ही जा रहा हूँ मगर लोकेशन में नहीं पहुँच रहा। Head northwest. यहाँ के रास्ते कुछ ज़्यादा ही सुनसान है और मुझे अभी तक उन बच्चों के अलावा एक भी इंसान नहीं दिखा। इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ काफ़ी कि मुझे कितना ऊपर जाना चाहिए और कब रुक जाना चाहिए और कब मुझे नीचे आना चाहिए। यहाँ पे बहुत संभल संभल के बाइक चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अचानक अचानक छोटे बड़े पत्थर मिल रहे मुझे सड़क में, और वो ऐसे रास्तों में बहुत रिस्की साबित हो सकते हैं। जोजिला वाले रोड से ये वाला रोड ज़्यादा रिस्की है, और एक बात है कि जितने मज़े से मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर की तरफ, उतने मज़े से मैं नीचे की तरफ नहीं आ पाऊंगा। मुझे यहाँ से और आगे जाना है, और ये नीचे तुम्हें रास्ते दिख रहे होंगे, ये रास्ते, ये सब कुछ एकदम, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं कहाँ से आया हूँ। मैं इन्हीं पहाड़ों के बीच में से कहीं होते होते उस तरफ भी तुम्हें रास्ते दिख रहे होंगे, इधर ही बीच में से हो के मैं ऊपर आया हूँ। मुझे नीचे कुछ आर्मी ऑफिसर्स दिखे थे, और उसके बाद से मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा। एक इंसान दिख जाता तो मुझे समझ आ जाता कि मनमन टॉप का जो एक्चुअल जो स्पॉट है, मान लो व्यू पॉइंट जो भी है, वो कहाँ पे होता। लेकिन एक भी इंसान नहीं है यहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग अभी कारगिल निकल जाते हैं, और कोई कोई तो ले निकल जाता है, तो यहाँ पे कोई है नहीं। मुझे लग रहा है कि नीचे ही होगा, और नीचे वैसे भी मैप में भी नीचे ही दिखा रहा था। तो मैं अभी जल्दी से नीचे जाता हूँ, क्योंकि ना ये भाई साहब कब जल्दी जल्दी डूब जाएंगे कुछ अता पता नहीं है। और अगर ये इस पहाड़ के पीछे चले गए ना, तो ये पूरा जगह जो है ये पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर मुझे उतरने में बहुत दिक्कत होगा। और यहाँ पे एक गलती, मतलब नीचे नहीं जाओगे, इधर जाओगे। मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिर में मैंने रियलाइज़ किया कि मनमन टॉप का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। मतलब ऊपर जाने के बाद तुम कहीं पे भी खड़े रहोगे, वहीं से तुम्हें बेहतरीन नज़ारे दिखेंगे, और वही मनमन टॉप कहलाएगा। तो मैंने एक वीडियो देखा था मनमन टॉप का, जिसमें हेलीपैड था। तो मैं बता देता हूँ, उधर है हेलीपैड, वो देख सकते हो, उधर है हेलीपैड। और मैं उससे के काफ़ी ऊपर हूँ। मैं यहाँ पे मेरा जो बाइक है वो यहाँ पे खड़ा है, और मैं तो भाई और ऊपर में जाके आ चुका हूँ। यहाँ से कुछ और किलोमीटर में ऊपर जाके आ चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक दूसरे प्लेनेट में आ गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:11, और ये सूरज जो है डूब रहा है, मतलब सनसेट हो रहा है। अब मैं वापस अपने रूम में यानी ड्रास जा रहा हूँ, और आज का दिन मेरा कुछ ऐसा गुजरा। अब इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना, जिसका ऑप्शन तुम्हें कमेंट सेक्शन के पास मिल जाएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने राय भी थोप देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले एपिसोड में लामायूरू जाते हुए। तब तक अपना ध्यान रखना, वास्प से बच के रहना। बाय।